चित्तौड़ की घेराबंदी 1303 की एक ऐसी ऐतिहासिक घटना जिस पर अनगिनत कहानियां बनी हैं। रानी पद्मिनी, राजा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के किस्से तो हमारी संस्कृति में जैसे रचे बसे हैं। लेकिन अक्सर होता क्या है कि इतिहास के ठोस पन्नों और कविता की कल्पनाओं के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो जाती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस मशहूर युद्ध में असल सच्चाई क्या थी और काव्यात्मक कल्पना कितनी। खैर, ये वो लोक कथा है जो हम सबने कभी न कभी जरूर सुनी है। एक बोलने वाला तोता जो 7 समंदर पार श्रीलंका की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी के बारे में बताता है। फिर राजा रतन सिंह का सन्यासी बनकर वहां जाना, शादी करना और निकाले गए पंडित राघव चेतन का अलाउद्दीन के सामने जाकर उस सुंदरता का बखान करना। और वो शीशे वाली कहानी तो भूल ही नहीं सकते, जिसमें पानी के रिफ्लेक्शन के जरिए खिलजी को रानी की परछाई दिखाई गई थी। सुनने में ये किसी शानदार महाकाव्य जैसा लगता है, लेकिन क्या वाकई यही इतिहास है? अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। सच्चाई और कल्पना का फासला यहीं से साफ होना शुरू हो जाता है। देखिए, 1303 में जब चित्तौड़ पर असल में हमला हुआ था, तब अलाउद्दीन के साथ मशहूर दरबारी और लेखक अमीर खुसरो मौजूद थे। खुसरो ने इसका जिक्र सिर्फ और सिर्फ एक मिलिट्री कैंपेन यानी सैन्य अभियान की तरह किया है। रानी पद्मिनी या शीशे जैसी किसी बात का कोई अता पता नहीं। इसके ठीक 237 साल बाद, जी हाँ, 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में पद्मावत नाम की कविता लिखी। अब सोचने वाली बात यह है कि 237 साल का ये लंबा गैप, क्या ऐसा हो सकता है कि समय के साथ एक विशुद्ध सैन्य घटना एक रोमांटिक महाकाव्य में बदल गई हो? रानी के मूल स्थान की कहानी भी इस अंतर को बहुत खूबी से दर्शाती है। 1540 की कविता कहती है कि वो सिंहल यानी श्रीलंका की राजकुमारी थीं, लेकिन जब राजस्थान के क्षेत्रीय इतिहास और पुराने दोहों को खंगाला जाता है तो रानी को पुगल की राजकुमारी बताया गया है, जो बीकानेर के पास है। शायद कहानियों में सफर करते करते पुगल शब्द सिंगल और फिर सिंहल बन गया। समंदर पार की यात्रा कविता में रोमांच तो भर देती है, लेकिन क्षेत्रीय इतिहास का इशारा बिल्कुल अलग दिशा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अलाउद्दीन के असली सफर की तरफ, अलीगढ़ शास्प से दिल्ली के सुल्तान तक। शीशे और परछाई की जादुई दुनिया से बाहर आए तो अलाउद्दीन की हकीकत बेहद अलग थी। दिल्ली की गद्दी से पहले उसका असली नाम अली गुरशास्प था और उसे चाहिए थी ताकत और बेशुमार दौलत। तो उसने क्या किया? पहले देवगिरी को लूटा। जब सुल्तान जलालुद्दीन को शक हुआ तो अली गुरशास्प ने बड़ी चालाकी से एक माफीनामा भेजा। उसने सुल्तान को कड़ा नाम की जगह पर अकेले मिलने बुलाया और 1296 में जब सुल्तान उसे गले लगाने आगे बढ़े तो उसने उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया। ये कोई भावुक आशिक नहीं था, बल्कि एक बेहद क्रूर और ठंडे दिमाग वाला रणनीतिकार था। और गद्दी हथियाने के बाद 200 किलो सोना। जी हाँ, अपने चाचा की हत्या के बाद जनता की बगावत रोकने और उनकी वफादारी खरीदने के लिए उसने अपने नए नाम अलाउद्दीन खिलजी के साथ ये सोना बंटवाया। उसका हर एक कदम सिर्फ और सिर्फ पावर और कंट्रोल के लिए था। तो फिर चित्तौड़ पर हमले की असली वजह क्या थी? आइए भू राजनीति और व्यापार के नजरिए से समझते हैं। सच तो ये है कि 1303 का वो हमला खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा था। अलाउद्दीन पूरे उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था, और सबसे बड़ी बात, दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाला मुख्य व्यापारिक रास्ता राजस्थान से होकर गुजरता था। उस ट्रेड रूट पर कंट्रोल के लिए चित्तौड़ का किला जीतना बेहद जरूरी था। साथ ही राजा समर सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ की मिलिट्री पावर लगातार बढ़ रही थी, और कोई भी सुल्तान अपने पड़ोस में किसी स्वतंत्र शक्ति को कैसे बर्दाश्त कर सकता था। और एक बहुत बड़ी कूटनीतिक खुन्नस भी थी इसके पीछे, टोल टैक्स। हुआ ये था कि जब अलाउद्दीन की सेना गुजरात जा रही थी तो राजा समर सिंह ने उनसे मेवाड़ पार करने के लिए टोल टैक्स वसूल लिया। अब सोचिए, एक सुल्तान जो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान मानता हो, उसे रास्ता पार करने के लिए टैक्स देना पड़े। ये तो सीधे सीधे ईगो और सत्ता की प्रतिष्ठा का सवाल था। ऐतिहासिक रूप से चित्तौड़ पर हमले की एक बहुत बड़ी और ठोस वजह थी। अब बात करते हैं घेराबंदी की, उस खौफनाक सच्चाई की, 1303 का शाका और जौहर। वो घेराबंदी कोई आम लड़ाई नहीं थी। अलाउद्दीन की सेना ने पूरे 8 महीने तक चित्तौड़ के किले को घेर कर रखा था। 8 महीने! जरा सोचकर देखिए,
किले के अंदर राशन और पानी पूरी तरह से खत्म हो चुका था। जब बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचा तो किले के रक्षकों ने अंतिम बलिदान का कठोर फैसला लिया। महिलाओं ने जौहर किया और पुरुषों ने केसरिया बाना पहनकर शाका किया, यानी दुश्मन से तब तक लड़ना जब तक वीरगति प्राप्त न हो जाए। ये युद्ध की एक बेहद हृदय विदारक वास्तविकता थी। और किले में दाखिल होने के बाद अलाउद्दीन का असली चेहरा सामने आ गया। 8 महीने तक बाहर फंसे रहने और अपने हजारों सैनिकों को खोने की वजह से वो आग बबूला था। उसने किले के अंदर मौजूद 3000 निर्दोष नागरिकों को बेरहमी से कत्ल करने का आदेश दे दिया। ये एक विजेता का क्रूर और भयानक प्रतिशोध था। इसके बाद क्या हुआ? चित्तौड़ का नया नाम खिजराबाद और एक पुरानी विरासत को मिटाने की कोशिश। जीत के बाद अलाउद्दीन को सिर्फ किले पर कब्जा नहीं चाहिए था, वो चित्तौड़ की पुरानी पहचान ही मिटा देना चाहता था। उसने किला अपने बेटे खिज्र खान को सौंप दिया और उसका नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर खिजराबाद कर दिया। अपना प्रशासन मजबूत करने के लिए वहां निर्माण कार्य भी हुए, जैसे गंभीरी नदी पर खिज्र खान का बनवाया हुआ पुल। ये सब साफ दिखाता है कि ये एक शुद्ध साम्राज्यवादी रणनीति थी। और इस बात का पक्का सबूत भी मौजूद है। किले के अंदर ढाईबी पीर की दरगाह में 1325 ईस्वी का एक शिलालेख मिला है। उस पर साफ साफ इस जगह का नाम खिजराबाद लिखा हुआ है। ये पुरातात्विक प्रमाण इस बात की गवाही देता है कि वो युद्ध सिर्फ और सिर्फ सत्ता और साम्राज्य के विस्तार के लिए था। अलाउद्दीन के अहंकार का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मकबरों के शिलालेखों में उसने खुद को सिकंदर सानी यानी दूसरा सिकंदर घोषित कर रखा था। साथ ही ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां ले रखी थीं। अब जो इंसान खुद को अलेक्जेंडर द ग्रेट की तरह दुनिया जीतने वाला मानता हो, क्या वो किसी शीशे की परछाई के पीछे अपनी सेना बर्बाद करेगा? बिल्कुल नहीं। उसका लक्ष्य पूरी दुनिया पर राज करना था। कुछ सालों बाद जब खिज्र खान का मन वहां से भर गया तो उसने दिल्ली लौटने का फैसला किया। इसके बाद अलाउद्दीन ने एक और राजनीतिक चाल चली और किला मालदेव सोनगरा, जिन्हें मूछाला मालदेव भी कहते थे, उन्हें सौंप दिया ताकि वो दिल्ली की तरफ से राज कर सके। ये सब शतरंज के खेल जैसा था, जिसमें किले और राजा सिर्फ मोहरें थे। तो अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। ट्रेड रूट, टोल टैक्स का अपमान और पावर के लिए लड़ा गया एक ऐसा खूंखार सैन्य अभियान सदियों बाद शीशे और धोखे वाले एक रोमांटिक महाकाव्य में कैसे बदल जाता है? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे कभी-कभी कविता की कल्पनाएं इतिहास के पन्नों पर हावी हो जाती हैं। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे से जब भी इतिहास और कहानियों का जिक्र हो तो इस फर्क को जरूर याद रखिएगा।